गाइस फिजिक्स के टॉप 15 क्वेश्चन हम आपको दे रहे थे। आज फिजिक्स के टॉप 15 क्वेश्चन, टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन के तीसरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। गाइस मैं आपको पहले से बताया था कि टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन में जो टॉप 10 क्वेश्चन है, ऊपर से 10 क्वेश्चन है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। उसके बाद जो 5 क्वेश्चन है ये 4 स्टार क्वेश्चन है। तो आज मैं टॉप 3 क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये टॉप 10 क्वेश्चन में से ये एक 5 स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम को लिखिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। इस पूरे क्वेश्चन को हम शानदार तरीके से समझाएंगे, एक एक पॉइंट्स को आपको समझाएंगे और डिफिनेशन कैसे लिखना है ये सभी चीजें बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं अगर लेक्चर को लास्ट तक देखोगे तो आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो गाइस चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दो और लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को देखो, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो गाइस चलिए आज का यह लेक्चर शुरू करते हैं। तो टॉप 15 क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ से संबंधित 2 नियम दिए थे। दोनों नियम को यहाँ पर आपको आज समझाएंगे और एक एक नियम को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग करिएगा किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे हेडिंग करिएगा आप लोग। किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम लोग या आप लोग संधि का नियम भी कहते हैं। संधि का नियम जिसे आप लोग क्या कहते हैं? संधि का नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम या जिसे आप लोग कहोगे संधि का नियम। ठीक है गाइस, क्या होता है संधि का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम? देखो गाइस इसमें क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर मिलने वाली सभी धाराओं का योग 0 होता है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर मिलने वाली सभी धाराओं का योग 0 होता है। कोई भी वैद्युत परिपथ हो, किसी संधि की ओर मिलने वाली सभी धाराओं का योग क्या होता है? 0 होता है। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं। ये कोई संधि है, ये कोई ओर संधि है जिसमें कई धारा इस प्रकार से आ रही हैं। इस प्रकार से कोई संधि ओ है, इसमें कई धारा इस प्रकार से आ रही हैं, तो संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का योग 0 होगा। एक चीज इसमें ध्यान देना होता है, मान लीजिए कोई धारा इस प्रकार से I1 इस प्रकार से आ रही है और I2 यहां से बाहर जा रही है इस प्रकार से, I3 अंदर आ रही है, I3 और I4 अंदर आ रही है, I4 अंदर आ रही है, फिर आपका I5 भी अंदर आ रही है, ठीक है, I6 बाहर जा रही है। तो यहां पर नियम यह कहता है कि इसमें जो संधि की ओर आ रही है धारा, ध्यान समझना, जो संधि की ओर आ रही है धारा उसे धनात्मक लेंगे, जो संधि से दूर जा रही है उसे ऋणात्मक लेंगे। जो संधि की ओर आ रही है धारा उसे धनात्मक लेंगे, जो संधि से दूर जा रही है उसे ऋणात्मक लेंगे इस पूरे परिपथ में। तो उसी नियम के आधार पर संधि की ओर यहां पर लिखेंगे संधि की ओर जो आ रही है धारा और धारा पॉजिटिव होगा और संधि से दूर जाने वाली धारा निगेटिव होगा। संधि की ओर आने वाली धारा पॉजिटिव होगा, संधि से दूर जाने वाली धारा निगेटिव होगी इसमें पूरे परिपथ में। अब हम लिखते हैं इसका व्यंजक, लिखते हैं यहां पर
देखिए ये आपका संधि की ओर I1 धारा आ रही तो I1 पॉजिटिव होगा, संधि से दूर I2 धारा जा रही, ये निगेटिव होगा, ये आपका निगेटिव होगा, I2 आपकी निगेटिव होगा। I3 की बात करें, संधि की ओर आ रही है तो ये पॉजिटिव होगा, और I4 की बात करें ये भी संधि की ओर आ रही है तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा, और I5 की बात करें ये भी संधि की ओर ही जा रही है, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहां पर I6 ये संधि से दूर जा रही है, ये निगेटिव होगा। तो इन सभी का अलजेब्रिकल या फिर बीजगणितीय या फिर योग शून्य होता है। यह नियम है आपका किरचॉफ का प्रथम लॉ। तो किरचॉफ का प्रथम लॉ क्या है? किसी भी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर जाने वाली या संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है। इसका नियम यह होता है जो संधि की ओर धारा जाती है उसे पॉजिटिव लेते हैं, जो संधि से दूर जाती है धारा उसे निगेटिव लेते हैं और सबका योग कर देते हैं, तो इसका मान शून्य होता है। इस पे आपके बहुत शानदार तरीके से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। जब हम आपको न्यूमेरिकल का सीरीज कराएंगे 2021 में तो आपको शानदार तरीके से वहां पे समझाएंगे। ये इसमें आपको केवल ये समझना है कि किरचॉफ का प्रथम लॉ क्या कहता है, और आपके बोर्ड एग्जाम में किरचॉफ की प्रथम लॉ भी पूछी जाती है, सीधे पूछी जाती है किरचॉफ की प्रथम लॉ क्या है। तो इस प्रकार से किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं किरचॉफ की सेकेंड लॉ की तरफ, ठीक है। किरचॉफ की सेकेंड लॉ काफी इंपॉर्टेंट लॉ है और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। वैसे कभी न्यूमेरिकल में इसका यूज नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहे कि इसे किरचॉफ के सेकेंड लॉ से करें तब तो आपका न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ेगा। वैसे अगर नहीं लिखा रहा तो मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप बिना किरचॉफ के नियम लगाए उस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो, वो भी शानदार तरीके से छोटे में, यानी छोटे जगह में कम से कम मेहनत से आप उसका आंसर ला सकते हो। किरचॉफ का नियम लगाने में थोड़ी समस्याएं आती है, बहुत लोगों को दिक्कत भी होती है, इसलिए बिना किरचॉफ के नियम लगाते हुए भी। लेकिन किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थियरी में सीधे पूछा जाता है किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या है या फिर वोल्टता का लॉ क्या है, ठीक है। तो वो भी हम लोग लिखते हैं। तो हेडिंग करिएगा किरचॉफ का सेकेंड लॉ। तो एक चीज और जानिए, यहाँ पर किरचॉफ के प्रथम लॉ को संधि का लॉ भी कहते हैं। साथ में आवेश संरक्षण के नियम को ये बताता है। किसके नियम को बताता है? आवेश संरक्षण के नियम को। पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि प्रथम लॉ किसको बताता है, तो आवेश संरक्षण के नियम को बताता है, ठीक है। चलिए अब सेकेंड लॉ की ओर चलते हैं। हेडिंग कर लीजिएगा किरचॉफ का सेकेंड लॉ। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। चलिए लिखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए किसी परिपथ में किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पाथ में, अभी आपको समझ में आएगा लूप क्या होता है, बंद पाथ क्या होता है, ठीक है। किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पाथ में, किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पाथ में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाला धारा में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल, धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल फिर से समझना, किसी परिपथ में या किसी परिपथ के किसी लूप या बंद पाथ में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल
गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग उस पास या लूप में समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उस पास या लूप में समस्त वैद्युत वाहक बल के योग, बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर समझना, किसी परिपथ में प्रत्येक लूप या बंद पास में के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके संगत का गुणनफल उस परिपथ में प्रवाहित होने वाले या उस लूप में प्रवाहित होने वाले वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या नियम है, फिर से समझना, किसी परिपथ के प्रत्येक लूप या बंद पास में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का योग उस पास या उस लूप में समस्त वैद्युत वाहक बल जो कि उसमें प्रवाहित हो रही है उनके योग के, उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का सेकंड नियम है। इस स्टेटमेंट को आप लोग लिखोगे, उसके बाद मैं समझाता हूं किस प्रकार से इसको किया जाता है। मान लेते हैं यहां पर एक परिपथ है आपके सामने, इस प्रकार से यहां पर आपके एक E1 इस प्रकार से एक परिपथ है, यहाँ पर E1 एक बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पर आपका R1 एक प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड परिपथ है, यहाँ पर R2 एक प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है, E2 यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। यहाँ पर ये तीसरा इस प्रकार से जहाँ पर केवल एक प्रतिरोध R3 लगा हुआ है। ठीक है, तीन यहाँ पर आपके प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। E1 वाले बैटरी से एक विद्युत धारा निकलती है, उस धारा को हम लिखेंगे I1, इसकी धारा ये है, और E2 से आपका I2 निकलता है और ये इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं यह A, B, C, D, E, F है। तो यहाँ पर मान लेते हैं दो लूप है, दो बंद पास है, एक तो है A, B, C, D है, दूसरा है D, E, F है। ठीक है, दूसरा क्या है D, C, E और F है। दो आपका बंद लूप है। इन दोनों लूपों में आपको मैं लगा कर दिखाऊंगा ये किरचॉफ का नियम। तो यहाँ पर एक नियम है आपके सामने। एक चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव और निगेटिव कैसे लेते हैं। हर एक किताब में अलग अलग किस्म का दिया होता है, अलग अलग चीजें दी होती है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं ये आपको काफी हेल्प करेंगी। जहां कभी भी आपको इस प्रकार से धारा हो, इस प्रकार से धारा, तो यहां पर आपको निगेटिव लेते हैं। जहां कभी भी धारा इस प्रकार से हो तो यहां पर भी निगेटिव लेते हैं। यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में धारा चल रही हो तो निगेटिव लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे अभी हम आपको दिखाएंगे, ध्यानपूर्वक समझना। जहां कभी भी धारा इस प्रकार से हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, निगेटिव लेते हैं। यहां पर भी विपरीत दिशा में निगेटिव लेंगे। लेकिन अगर धारा एक ही दिशा में हो इस प्रकार से तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी बैटरी भी होता है। जहां पर भी दो बैटरी इस प्रकार से हो, मतलब एक दूसरे के सेम दिशा में, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक है, जहां पर भी बैटरी एक दूसरे के विपरीत हो वहां पर भी बैटरी को भी निगेटिव लेते हैं। जहां पर सेम दिशा में होता है वहां पर पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, आइए यहां पर हम पहले लूप और दूसरे लूप में इस किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगाते हैं। किस प्रकार से समीकरण बनता है ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहला लूप है, दोनों लूप में एक ही दिशा में लेंगे, चाहे आप तो क्लॉकवाइज लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज लें। तो हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही लेंगे। ठीक है, और प्रथम लूप लिखेंगे यहां पर, प्रथम लूप ABCD में, प्रथम लूप ABCD में, प्रथम लूप ABCD में क्या होगा। प्रथम लूप में AB में देखते हैं, AB में ये आपका प्रतिरोध है, इसकी संगत आपकी विद्युत धारा I है,
ये प्रतिरोध है, इसकी संगत विद्युत धारा I है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है ना, विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल। इस शब्द को उठाएंगे, गुणनफल वाले को, इस गुणनफल को उठाएंगे, यानी ये पास है, इसमें ये संगत प्रतिरोध R1 है और इसका I1 धारा है, तो इसका गुणनफल R1 I1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर है, ये सेकेंड है, यहाँ पर सेकेंड प्रतिरोध R2 है और I2 धारा है, तो इनका गुणनफल लेंगे, I2 R2 दोनों का गुणनफल लेंगे। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल लेने के बाद अब ये देखेंगे कि कहाँ पर ये पॉजिटिव होगा इनके बीच या निगेटिव होगा, तो इसे देखने के लिए इसको देखते हैं। देखना ये I1 धारा आती है और यहाँ पर आकर ऐसे हो जाएगी I1 धारा ना, यहाँ पर देखिए I1 और I2 की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए इनके बीच निगेटिव चिन्ह होगा। ये सबसे बड़ी समस्या आती है सबको यहाँ पर, क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि ये देखना I1 धारा इस प्रकार से आती है, इसमें जाती थी, दूसरे की विपरीत दिशा में हो जाते हैं, इसलिए इनके बीच निगेटिव चिन्ह होगा। ये आपके इक्वल होगा किसके बराबर, उस पास में प्रवाहित होने वाली वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के। देखिए यहाँ पर बैटरी भी एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए यहाँ पर इनके बीजगणितीय योग करेंगे E1 माइनस E2 करके। ये आपका होता है बंद पास ABCD में समीकरण, बंद पास ABCD के लिए समीकरण होता है। अब दूसरा समीकरण लिखते हैं, सेकेंड बंद पास जो है CDEF, CD इसको इस तरह से कर दीजिए EF, CDEF के लिए समीकरण लिखते हैं। आइए साथ साथ में लिखिए द्वितीय लूप CDEF के लिए, द्वितीय लूप CDEF के लिए, द्वितीय लूप CDE और F के लिए हम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यानपूर्वक समझना, देखना ध्यानपूर्वक। देखिए ये I1 धारा है, इस प्रकार से आती है, तो ये क्या करेगी, यहाँ पर इस प्रकार से इस वाले में चली जाएगी I1 भी, और I2 भी इस प्रकार से आती है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर I2 भी चली जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। क्यों I1 प्लस I2 होगा R1 में, आप समझना यहाँ पर क्यों होगा I1 प्लस R2, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही है, इस प्रकार से चल रही है। यहाँ पर I1 यहाँ से आ रही है तो सीधे सीधे इसमें भी जाएगी, और I2 यहाँ से आ रही है, ये भी सीधे सीधे इसमें जाएगी, तो I1 प्लस I2 होगा। दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो इसलिए I1 प्लस I2 होगा, और इसमें I1 प्लस I2 धारा बहती है। तो इसमें अगर इस लूप में लिखते हैं, CDEF में लूप में लिखेंगे, सबसे पहले इस वाले को लेंगे, इस वाले को लेंगे तो इसमें R2 है प्रतिरोध और संगत धारा I2 है, तो दोनों का गुणनफल लिखेंगे। तो यहाँ पर R2 प्रतिरोध है और संगत धारा I2 है, तो इन दोनों का गुणनफल लिखिए। और नीचे वाले में देखेंगे, यहाँ पर देखिए R3 प्रतिरोध है, इसका संगत धारा I1 प्लस I2 है, तो इसको भी लिखेंगे R3 कोष्टक में I1 प्लस I2 संगत प्रतिरोध, यानी पर I2 धारा है और संगत प्रतिरोध I2 है, सॉरी R2 आपका प्रतिरोध है, संगत धारा I2 है, इसका गुणनफल करेंगे। नीचे वाले में देखना, यहाँ पर I1 प्लस I2 धारा है, इसका प्रतिरोध क्या है, R3 है संगत प्रतिरोध। इन दोनों को लिखने के बाद इसमें जो आपका वोल्टेज लगा है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। आगे यही नियम कहता है ना, विभिन्न भाग में प्रवाहित होने वाली धारा I1 और I1 प्लस I2 उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, संगत प्रतिरोधों का गुणनफल कर लिए, इनका बीजगणितीय योग यानी इनका योग कर लिए। लूप में समस्त वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस लूप में जो भी विद्युत वाहक बल प्रवाहित हो रही है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा ना, ये तो कहा है यहाँ पर, वही करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा विद्युत वाहक बल प्रवाहित हो रही है, केवल एक ही विद्युत वाहक बल प्रवाहित हो रही है E2, तो यहाँ पर लिखेंगे E2 के बराबर। इस प्रकार से समीकरण बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समीकरण बनाने आया होगा, और आप क्या करोगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम हेडिंग करोगे और इन दोनों चीज़ों को लिखोगे, ये भी लिखोगे, साथ में ये फिगर बनाओगे, आपका किरचॉफ का नियम पूरा तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से किरचॉफ का नियम हो गया। मैं सामने से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर जो भी लेना है ले लीजिए। आज के इस वीडियो में आप किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम भी सीखे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, किरचॉफ के द्वितीय नियम को कभी कभी उल्टता का नियम भी कहते हैं। क्या नियम कहते हैं, उल्टता का नियम, इसे भी साथ में लिखिएगा, कभी कभी उल्टता का नियम। किरचॉफ की द्वितीय नियम का उल्टता का नियम भी कहते हैं, तो कभी कभी आप इसे भी देख लेना,
कभी कभी इस नाम से भी पूछता है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, और इस प्रकार से आप किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ के प्रथम नियम के बाद किरचॉफ का द्वितीय नियम अच्छे से समझे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपको टॉप 15 क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन बताया जाएगा। तो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।